हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ सुरक्षित होगा, भला चंगा होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं पिछले कुछ वीडियोस में बता चुका हूं आप लोगों को कि चाइना का ये एक स्कैम है और पूरी दुनिया का एक बड़ा सेक्शन ये कह रहा है कि चाइना का ये एक स्ट्रेटेजी था जियोपॉलिटिकली अमेरिका और उसके अलाइज को वीक करके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को, अपने स्ट्रेटजी को बढ़ाना, अपने डोमिनेंस को बढ़ाना दुनिया के ऊपर। इसकी एक और चालबाजी आप लोगों के सामने कल ही आई है। चाइना ने एक और ऑर्डर जारी किया और एक कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किए जिसके अंदर उसने साउथ चाइना सी का एक खेल नया रच दिया है। अब जो साउथ चाइना सी का खेल नया रचा है उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले साउथ चाइना सी का जो इशू है उसे समझ लेंगे। दोस्तों, ये थोड़ा 3D के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा है पूरा भारत, ये भारत का नक्शा ऑन ग्लोब। अगर आप देखेंगे तो इस ग्लोब से, इंडिया से अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं, इंडिया से ईस्ट की तरफ अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ आपको ये आपका अंडमान सी हो गया और इस अंडमान सी, ये अंडमान सी हो गया और इस अंडमान सी के ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए। ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, ये अंडमान सी, ये बे ऑफ बंगाल, और इधर से इस रास्ते से होकर चाइना को इधर आना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही बारीक सी स्ट्रेट है, जल संधि है जो दो सागर, दो सी को मिलाती है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये, अगर आप इसको और थोड़ी इस फॉर्म में नज़र आता है तो आपको अब सिंगापुर नज़र आना शुरू हो गया होगा और वही मलक्का स्ट्रेट जो है यहाँ पर आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये सिंगापुर, और सिंगापुर के साथ इसे और ज़्यादा प्रिसाइज वे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मलक्का स्ट्रेट नज़र आएगी। पीछे जो एरो मैंने छोड़ा था वो इस तरीके से यहाँ, और इंडिया से इधर सिंगापुर होते हुए सिंगापुर के पास से और इधर से कुछ जहाज़ों को निकलना होता है। ये कहलाता है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट ये कहलाएगा और लगभग दुनिया का एक बड़ा व्यापार इस मलक्का स्ट्रेट के पास से होता है। और ये एक छोटा सा टापू जो है ये सिंगापुर हो गया, जिसका टोटल एरिया अप्रॉक्सीमेट 550 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, यानी ये दिल्ली से भी छोटा है। अगर आप यहाँ इस सिचुएशन को देखते हैं तो इस मलक्का स्ट्रेट से होते हुए अगले जिस सी के अंदर आप एंटर करते हैं वो है साउथ चाइना सी। यहाँ आपको मैंने दिखाया था कि ये मलक्का स्ट्रेट से इधर से आप निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये चाइना है, ये वियतनाम है, इधर ये आपका मलेशिया है, इधर थाईलैंड है, ये पूरा थाईलैंड का इलाका है, इधर नीचे इंडोनेशिया, और इधर की तरफ छोटा सा एक देश आपको ब्रुनई नज़र आ जाएगा। और ये पूरे के पूरे जो आइलैंड्स हैं ये फिलीपींस आइलैंड हैं, फिलीपींस के आइलैंड हैं। इन सब के बीच में ये जो पर्टिकुलर सी है, ये जो पर्टिकुलर सी है ये कहलाएगा साउथ चाइना सी। इन सभी कंट्रीज़ के बीच में ये जो सी मैंने मार्क किया है ये कहलाएगा साउथ चाइना सी। दोस्तों, असली लड़ाई इसी साउथ चाइना सी को लेकर है। मामला ये है, इंडिया के नीचे से या इस तरीके से आप जब भी इंडिया के नीचे वाले पार्ट से जब भी आप आना शुरू करते हैं इस तरीके से घूमकर, बीच में से निकलकर या कोको स्ट्रेट से होते हुए, तो आप यहाँ इंडियन ओशियन को क्रॉस करके साउथ चाइना सी में एंटर करते हैं। यहाँ इस साउथ चाइना सी से वियतनाम, कंबोडिया,
इसके बाद फिलीपींस, चाइना, जापान, कोरिया से, साउथ कोरिया, कोरिया से लेकर अमेरिका तक के रास्ते यहीं से खुलते हैं। अमेरिका, जापान, कोरिया के जो सारे रास्ते हैं वो यहाँ से खुलते हैं, और अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के रास्ते यहीं से खुलते हैं। और अगर कोई चाइना से जा रहा होता है तो उसे इसी स्ट्रेट से होते हुए इसी स्ट्रेट से होते हुए चाइना से, अगर किसी चाइना, जापान, कोरिया से अगर किसी को जाना होगा तो दोस्तों चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान से होते हुए अगर किसी को जाना होगा तो यहाँ से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक बड़े हिस्से के लिए रास्ते इसी पोर्ट से या इसी रास्ते से खुलते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से सी डेवलप हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और सिचुएशन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिएट होती है वो ये कि इसे आप प्रॉपरली अगर आप देखते हैं तो चाइना के लिए ये रास्ता या ये जगह इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो गई है, शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलना शुरू हुए हैं। यानी बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर मिनरल्स, ऑयल, गैस और बहुत सारी दूसरी चीज़ें यहाँ से मिलना शुरू हुई हैं। तो जैसे ही यहाँ चाइना का राइज होता है उससे पहले, यानी अप्रॉक्सीमेट 2005 से पहले आप देखेंगे तो ये जो था ये फ्री रूट था, यानी इसके ऊपर किसी भी देश का कोई भी कब्ज़ा नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ मेन आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर अलग अलग देशों ने अपना अपना कब्ज़ा जमा रखा था। अगर आप देखेंगे तो ये स्प्रेटले आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे, ये छोटे बड़े ये वाले, और इसके बाद ये पार्सल आइलैंड दिखाई देंगे, और तीसरा स्कारबोरो शोर आइलैंड्स यहाँ पर दिखाई देंगे। इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करके मैं आपको दिखा दूँ। ये छोटे छोटे आइलैंड्स को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो आपको यहाँ पर स्प्रेटले आइलैंड्स, ये जो कुछ कुछ इलाके हैं ये दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सारी लड़ाई इनकी, और ये पार्सल आइलैंड्स जो हैं ये इनकी, और इधर की तरफ जो कॉम्बोग आइलैंड हैं उनकी है। तो अब यहाँ क्यों ये लड़ाई है इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ये समझने के लिए आप इतना देखिएगा कि यहाँ इस पूरे साउथ चाइना सी का सबसे पहला रीज़न जो डिस्प्यूट होने का है वो ये कि मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बाकी जो भी हैं ऑयल एंड गैस वाले, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है, यानी ये एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। अब क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है तो यहाँ पर अगर डोमिनेंस होगा जिस भी देश का, वो पूरी दुनिया के व्यापार को कंट्रोल कर सकेगा। कुड कंट्रोल द ट्रेड ऑफ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बड़े व्यापार को, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट यहाँ से भी 60% के करीब दुनिया का ट्रेड होता है। अगर यहाँ पर गुड्स का अगर ट्रेड 60% होता है तो आप समझ लीजिएगा पूरी दुनिया के व्यापार की गर्दन इस रास्ते पर होगी। अब मामला ये है कि यहाँ शुरुआत ये हुई थी कि 2005 से पहले ही वियतनाम ने पार्सल आइलैंड्स और कुछ स्प्रेटले आइलैंड्स के ऊपर, फिलीपींस ने भी और मलेशिया ने भी, और इसके साथ साथ कुछ हद तक ब्रुनई वगैरह ने भी, इन सब पर अपने मिलिट्री
डेवलपमेंट्स कर रखे थे और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रखा था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इन्होंने ये एक नेचुरल प्रोसेस था कि इन सभी आइलैंड्स के ऊपर इन पर्टिकुलर देशों का लगभग कब्जा हो चुका था। अब यहाँ अभी तक यहाँ पर चाइना की एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि चाइना बहुत तेज़ी से अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा था। अगर चाइना बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदर से मजबूत हो रहा था तब तक इस मामले में कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन जैसे ही चाइना का राइज होता है, चाइना ने यहाँ साउथ चाइना सी में नज़र घुमाकर देखी तो पता लगा ये छोटे छोटे जितने भी देश थे, इन सभी छोटे छोटे देशों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा रखा है। तो यहीं से चाइना की डिप्लोमेसी शुरू होती है। और सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, क्या चाहिए होगा? सबसे पहले चाहिए होगा कि क्लेम क्या है, दावा क्या है। तो चाइना ने यहाँ पर अपना दावा भाई सीधी सी बात है, दावा तो कैसे भी किया जा सकता है। चाइना लगभग 2 से 4 हज़ार साल पुराने जो नक्शे थे वो उठाकर लाया और ये कहा कि भैया सबसे पहला दावा तो ये है कि जिया और हान डायनेस्टीज़ जो चाइना की थी, उनके नक्शों में इस साउथ चाइना सी को हमारा चाइना का हिस्सा बताया गया है। ये 2000 से लेकर 4000 साल पुरानी डायनेस्टीज़ हैं, जिसके अंदर इनके नक्शों के अंदर इस साउथ चाइना सी को चाइना का नक्शा बताया गया है। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, इसलिए इस साउथ चाइना सी पर हमारा क्लेम बनता है। दूसरा दावा वो ये करते हैं कि भैया इसमें एक वर्ड आ रहा है चाइना। तो ये चाइना इसलिए है क्योंकि चाइना सी जो है वो चाइना की प्रॉपर्टी है। चाइना का क्लेम इसलिए भी बनता है, चाइना जो है वो चाइना की प्रॉपर्टी है, इसलिए क्योंकि साउथ चाइना सी, तो यानी साउथ चाइना सी के 2 रीजन होते हैं। दुनिया कहती है कि वो सी जो साउथ चाइना के साउथ में पड़ता है वो साउथ चाइना सी है। चाइना कहता है क्योंकि ये चाइना की प्रॉपर्टी था इसलिए ये चाइना है, चाइना सी है। अब ऐसे में तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आप भी दावा ठोक सकते हैं, इंडिया वाले खासकर, अगर इस चीज़ को सही माना जाए तो इंडिया के नीचे की तरफ ये पूरे का पूरा जो ओशियन है वो इंडियन ओशियन है। तो इसका मतलब इस पूरे की पूरे ओशियन को इंडियन ओशियन कहा गया, तो ये पूरा ओशियन ही इंडिया की प्रॉपर्टी हो गया अगर चाइना के दावे के अनुसार कहा जाए। लेकिन पूरी दुनिया जो है वो कॉपरेशन के ऊपर चलती है, ना कि डोमिनेंस के ऊपर। लेकिन अब चाइना के पास ऑप्शन क्या बचा था कि सारे मेजर आइलैंड्स के ऊपर तो वियतनाम और फिलीपींस और मलेशिया, इन सब देशों ने अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा रखे थे और सब चीज़ें। तो चाइना ने एक इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना शुरू किया। लाखों टन मिट्टी ऐसी 2-4 जगहों पर डालनी शुरू करी और जो है अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना क्लेम इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स डेवलप करने शुरू करे और उन्हीं के ऊपर अपने मिलिट्री और नेवल बेस बनाने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तब जब तक ये लाखों टन मिट्टी उसमें डाल रहा था तब तक दुनिया में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दुनिया का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस चाइना ने क्या किया, यहाँ पर एक इस तरीके से माहौल बना दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का। जब वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना और उसके ऊपर मिलिट्री और नेवी को इस्टेब्लिश कर दिया तब तक दुनिया को होश आया, लेकिन तब तक चाइना अपना क्लेम इस पर इस्टेब्लिश करना शुरू कर चुका था। चाइना अपना क्लेम इस तरीके से इस्टेब्लिश करना शुरू कर चुका था कि ये पूरे का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। ऐसे में चाइना ने एक काम और किया और वो ये था कि 9 डैश लाइन बनाई, 9 डैश लाइन बनाई इस तरीके से, और ये कहा कि इस 9 डैश लाइन के अंदर आने वाला जितना भी एरिया है वो चाइना का है।
दैट वॉज क्लियर चैलेंज टू वर्ल्ड ऑर्डर। पूरी दुनिया की व्यवस्था को ये एक खुली चुनौती थी कि भैया ये 9 डैश लाइन बना दी गई है। अब इस 9 डैश लाइन को अगर आप देखें तो चाइना इसे अपना एरिया मानता है, लेकिन दुनिया के बाकी देश इस नक्शे के बारे में कहते हैं कि ये सब बकवास है, कपोल कल्पना है, सिर्फ और सिर्फ खाली दिमाग की उपज है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी 9 डैश लाइन के क्लेम के चलते फिलीपींस जो है वो हैग चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हैग चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चला गया। आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बताएंगे हैग है कहाँ। अब जब फिलीपींस ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया, ये यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है भाई। अब ये आईसीजे चला गया जिसके अंदर UNCLOS आप पढ़ेंगे, ULCNOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। CLOS का मतलब कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अब ये लॉ ऑफ सी क्या है, इसका एक छोटे से हिस्से का, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल वीडियो मैंने आप लोगों को बता रखा है, जिसमें लॉ ऑफ सी में ये कहा गया है कि किसी भी सी के ऊपर किसी कंट्री का क्लेम कैसे होगा। और उसी में 3 जोन्स बना रखे हैं, जिसमें इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल जोन और दूसरा 3 जोन्स इस तरीके से बनाए गए हैं। इसे मैंने बना रखा है, जाकर वीडियो आप देख लीजिएगा। अब यहीं से चाइना की डिप्लोमेसी शुरू होती है। चाइना का क्लेम शुरू होता है कि पूरी दुनिया उलझी हुई है कोरोना के अंदर। पूरी दुनिया उलझ गई किसमें? कोरोना के अंदर। अमेरिका के अंदर 50,000 या 52,000 के करीब डेथ हो चुकी हैं, समझे। यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे तो 1.25 लाख करीब डेथ हो चुकी हैं और लगभग 28 लाख के करीब बंदे बीमार हैं और लगभग पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। यानी होल ऑफ दिस वर्ल्ड इज बिजी इन इट्स ओन अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स। एक तरीके का क्राइसिस डेवलप हो गया, एक तरीके का क्राइसिस डेवलप हो गया और इस क्राइसिस में होल वर्ल्ड इज बिजी इन इट्स ओन अफेयर्स। ये जो पूरी दुनिया है ये अपने ही अफेयर्स में बिजी है, अपनी ही समस्याओं में फंसी हुई है। जब ये पूरी दुनिया अपनी ही समस्याओं में फंसी हुई है एंड हैव नो टाइम टू सी आउटसाइड इश्यूज और बाहरी समस्याओं को देखने का पूरी दुनिया के पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि लोग बीमार पड़े हुए हैं, उनको संभालना है। ऐसे में चाइना ने चुपचाप क्या किया, इन पार्सल आइलैंड्स और स्प्रेटले आइलैंड्स का नाम बदल दिया, चेंज्ड द नेम ऑफ दीज आइलैंड्स। इन आइलैंड्स का नाम बदल दिया, चेंज्ड द नेम ऑफ दिस आइलैंड्स। और इन आइलैंड्स का नाम बदल कर, इन आइलैंड्स का नाम बदलकर एक का नाम रखा गया शीचा और दूसरे का नाम रखा गया शैमचा। यानी अब दुनिया को चाइना फिर दोबारा कंफ्यूज करेगा अपने नाम ले लेकर कि चाइना बोलेगी स्प्रेटले आइलैंड्स, दुनिया बोलेगी स्प्रेटले आइलैंड्स, चाइना कहेगा नो स्प्रेटले आइलैंड्स क्या होता है हम तो नहीं जानते। फिर दुनिया को बार बार मेंशन करना पड़ेगा कि हम जिस स्प्रेटले आइलैंड्स को कह रहे हैं यू यूज टू सी कॉल इट शैमचा। शैमचा जैसे ही दुनिया नाम लेगी, इसका मतलब चाइना का सबूत यहाँ क्लेम जो है ये पक्का हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि चाइना ने क्लेम तो किया है लेकिन नॉट क्लियर्ड हाउ मच एरिया।
हाउ मच एरिया। चाइना ने क्लेम तो किया है लेकिन ये क्लेम नहीं किया कि एरिया कितना चाहिए। चाइना ने क्लेम तो किया है कि हाँ उसे इस एरिया के ऊपर दबदबा बनाना है या ये एरिया उसका है, लेकिन ये क्लेम नहीं किया कि कितना एरिया। उससे चाइना को एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे ही थोड़े से एरिया पे दुनिया राजी होगी, वो कहेगा इतना तो चलो तुमने दे दिया, इससे अगले वाला और सही। फिर दुनिया इस पे राजी होगी तो इससे अगले वाला और सही, और पूरी दुनिया इसके एक जाल में फंस जाएगी, क्योंकि चाइना ने अपनी पोजीशन को कभी भी क्लियर नहीं किया है। और आप ये देखिए इसी जाल में आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी फंसे थे कि उन्होंने कम से कम 50 बार ये कहा होगा चाइना से कि लेट अस सेटल द डिस्प्यूट ओवर बॉर्डर ऑफ क्या नाम है तिब्बत, कि बार बार उन्होंने चाइना को कहा था कि आप ये तिब्बत बॉर्डर के डिस्प्यूट को सॉल्व कर लीजिए। चाइना ने इस डिस्प्यूट को कभी भी सॉल्व नहीं किया और उसके बाद सीधा, और आज भी वो डिस्प्यूट है। चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है, चाइना की ये सबसे खतरनाक फॉरेन पॉलिसी काउंट की जाती है। ऐसी सिचुएशन में वियतनाम, फिलीपींस और ये सारे के सारे, आईसीजी में फिलीपींस गया था, वो इस बाजी को जीत गया है। लेकिन चाइना कहाँ आईसीजे के ऑर्डर को मानता है। वो ये कहता है ये तो बायस है, मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र है। यही रीज़न है, आप लोग थोड़ा सा, कल मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए और बनाई है और उसमें मैंने कहा कि दुनिया की सारी कंपनियां जो यूरोप और अमेरिका की हैं वो चाइना से निकलकर वियतनाम आ रही हैं, और इंडिया में शोर मच रहा है कि वो भारत क्यों नहीं आ रही। तो यहाँ पर एक सिंपल फिलॉसफी कहो या प्लान कहो, वो ये है कि इस साउथ चाइना सी में चाइना के क्लेम को कमज़ोर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए कोई भी ताकतवर देश यहाँ पर मौजूद नहीं है। ताइवान बेशक कितना मर्जी हो लेकिन चाइना के सामने बहुत छोटा है, वियतनाम बहुत कमज़ोर है, फिलीपींस बहुत कम, मतलब जितने भी यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। इन सब में अगर किसी एक में चाइना को काउंटर करने का मादा है तो वो वियतनाम है। यही एक रीज़न है कि दुनिया के देशों ने शायद एक अंदर खाते प्लान बनाया है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो वियतनाम को मजबूत करो। अगर वियतनाम मजबूत होगा तो उसी में एक इकलौता ऐसा देश है जो चाइना से फेस टू फेस लड़ाई कर सकता है, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, एग्रेसिवली अपने एक्शंस को आगे बढ़ा सकता है। और यही रीज़न है कि इस वियतनाम को मजबूत करना एक स्ट्रेटेजी कंट्री की इस दुनिया की बन चुकी है, और बड़ी से बड़ी कंपनीज जो हैं वो वियतनाम की तरफ अपना अपना स्टेप उठा रही हैं कि हम वियतनाम जाएंगे। बाकी सारे रीजंस मैं पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये वाला रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को अभी कोई माने या ना माने, डिस्क्लोज करे या ना करे, लेकिन ये एक सबसे बड़ा रीज़न आपको आगे पता लगेगा। एक नेक्स्ट अप्रोच यही है कि टू काउंटर चाइना, दीज कंट्रीज, यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज आर नॉट इग्नोरिंग इंडिया। वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर होगी जरूर, लेकिन वियतनाम को एक पेरिफेरल पावर के रूप में, यानी चाइना के पड़ोस में बसाकर उस साउथ चाइना सी के ऊपर दावा मजबूत करवाकर कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने का प्लान बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ ये पूरी की पूरी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ये चल रही है। इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है, इस जियो पॉलिटिक्स को आप देखते रहिए। इसके बारे में जो भी नई डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को किसी भी तरीके के डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी, मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कीजिएगा। व्हाट्सएप, ट्विटर सब चीज़ों पे अवेलेबल है। खासकर व्हाट्सएप करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।